Today we are going to start a new chapter, that is ICDR. Please write down this. चैप्टर का नाम है ICDR रेगुलेशन 2018. इसकी फुल फॉर्म है दैट इज इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. रेगुलेशन 2018. क्या नाम है चैप्टर का? द नेम ऑफ द चैप्टर इज इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018. दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर. ठीक है ना? और आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि whenever a company issue shares by way of public issue, जब भी कंपनी पब्लिक इशू लाती है, और आज करेंगे बात पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, अभी रफली मोटा मोटा पढ़ लीजिए. जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है, व्हेनेवर कंपनी कम्स विद पब्लिक इशू, किसका? इक्विटी शेयर और बोलो कन्वर्टिबल सिक्योरिटी. कन्वर्टिबल सिक्योरिटी मतलब इन दोनों में से किसी भी एक चीज का जब पब्लिक इशू आता है, देन बेसिकली ICDR रेगुलेशन 2018 गेट अट्रैक्टेड. तब ये रेगुलेशन एप्लीकेबल होती है. क्या आपको पता है इससे पहले कौन सी रेगुलेशन थी? ICDR रेगुलेशन 2009. बट नाउ दे हैव बीन रिपील्ड, खत्म हो गई हैं, और नई रेगुलेशन उसी पिक्चर में आ गई हैं. जो नई रेगुलेशन है वो कौन सी है बोलो? ICDR रेगुलेशन 2018. नाउ दे आर. तो हमें ये वाली रेगुलेशन पढ़नी है कि ये रेगुलेशन में क्या है, क्यों है. अच्छा, ये रेगुलेशन बेसिकली किस चीज से डील करती है? बेसिकली किस चीज से ये रेगुलेशन डील करती है? हाँ जी. पब्लिक इशू से. कैन वी से शेयर इशू करने के बड़े सारे तरीके होते हैं, एंड वन ऑफ द मेथड, एक फंडिंग की बुक दे दीजिए. वन ऑफ द मेथड इज कमिंग विद द पब्लिक इशू. वन ऑफ द मेथड इज कमिंग विद द पब्लिक इशू. पब्लिक इशू से कंपनी क्या लेकर आती है? शेयर लाती है. और कैन वी से कंपनी को फंड्स की जरूरत होती है. लिखिएगा, सम टाइम कंपनी नीड फंड्स. कंपनी नीड फंड्स. और अगर कंपनी को बच्चों पैसे की जरूरत है तो कंपनी शेयर इशू करती है. कंपनी शेयर इशू करती है, और ऐसा बोला जाता है कि अगर कंपनी को कम पैसे की जरूरत है तो कंपनी शेयर इशू करती है बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. तो कंपनी को कम पैसे की जरूरत है तो कंपनी शेयर इशू करती है बाय वे ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट. लेकिन कंपनी को अगर ज्यादा पैसे की जरूरत है तो कंपनी शेयर इशू करती है बाय वे ऑफ पब्लिक इशू. तो दोनों बातों में फर्क है. वन इज द प्राइवेट प्लेसमेंट, सेकंड इज द पब्लिक इशू. तो ये हम लोगों को पढ़ना है. और अब पता है, मैं एक रफली पहले सारी चीजें लिख दूं और डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. कंपनी जब पहली बार पब्लिक इशू लेकर आती है, दैट इज IPO. When company comes with public issue for the first time, it become IPO. When company comes with public issue for the second time, third time, fourth time, fifth time, it become FPO. Initial public offer, further public offer. नाम तो सुने ही होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं है. तो और जब कंपनी पब्लिक इशू लेकर आती है तो आई वुड से दैट पब्लिक एट लार्ज, क्या बोला जाता है? पब्लिक एट लार्ज से आप पैसा रेज करने की कोशिश कर रहे हैं. किससे पैसा रेज करने की कोशिश कर रहे हैं? पब्लिक एट लार्ज. पब्लिक एट लार्ज से आप पैसा रेज करने की कोशिश कर रहे हैं. तो और जब लोगों को ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, जब लोगों को, कंपनीज को ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, तब बेसिकली पब्लिक इशू लाते हैं. और लिखिएगा, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ. इसको टीवी में चेक करो, गगन को दिखवा देगा. तो मेरे को बताओ फिर. लिखिए
आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर अब मैं बस ये बता रहा हूं आपको, अब कंपनी पब्लिक इशू ला रही है, और पब्लिक इशू दो तरीके के पब्लिक इशू ला रही है। पब्लिक इशू दो तरीके के, वन इज IPO, सेकेंड इज FPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक फॉर द पब्लिक ऑफर। और जब पूरी दुनिया से इनवाइट किया जाता है कि आप आओ और हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, तो इसी को पब्लिक इशू बोला जाता है। लिखिएगा, एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू, एट द टाइम, बड़ी सारी बातें बताने की है। एट द टाइम ऑफ पब्लिक इशू, जब पब्लिक इशू आ रहा है, तो बच्चों पब्लिक इशू जब आएगा एट द टाइम ऑफ द पब्लिक इशू, तो कुछ लॉज एप्लीकेबल होंगे। एंड वो लॉज कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे? दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। आई थिंक ये तो हमेशा ही एप्लीकेबल होगा सर। दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। दूसरा मालूम, सबसे इंपॉर्टेंट, ICDR 2018। एक एक्ट और एप्लीकेबल होगा, दैट इज सेबी एक्ट, दैट इज सेबी एक्ट 1992। एक एक्ट और एप्लीकेबल होगा, दैट इज डिपॉजिटरीज एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। एक और एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, SCRA 1956। एक और प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स 1957, 1957, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कैन वी से पब्लिक इशू, whenever company comes with public issue and raise funds from the public, so that is not a very simple mechanism. It is one of the technical process. It is one of the technical process. And ये सारे लोग कंप्लाई करने पड़ते हैं। और आज हम ICDR पढ़ेंगे फुल डिटेल में आपके कोर्स में सर। इट इज फुल डिटेल गिवन इन योर सिलेबस, तो वो फुल डिटेल में पढ़ेंगे ICDR 2018। एंड इसके साथ साथ मैं डिपॉजिटरीज एक्ट, SCRA, इन सारी चीज़ों को भी कनेक्ट आपके साथ करते ही रहूँगा। आर गेटिंग? और ये पब्लिक इशू लाना बच्चों का खेल नहीं है, दैट इज नॉट अ जॉक। और मैं आपको बताऊं, whenever company comes with public issue, company has to comply all the provisions simultaneously, and that all the provisions has to take care by the merchant banker. And lawmaker says whenever company comes with public issue, lawmaker says whenever company comes with public issue, it is mandatory to appoint merchant banker. And this is the merchant banker who actually, it is a merchant banker who actually complies all the laws. और मर्चेंट बैंकर कौन होते हैं? दे आर द कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स, दे आर कॉल्ड द कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स। एंड कैन वी से ये मर्चेंट बैंकर पब्लिक इशू के सारे काम को आपके सामने कितने सारे लोग कंप्लाई करने पड़ते होंगे, बिकॉज दे आर द कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट। ये लॉ की रिक्वायरमेंट है दैट कंपनी शैल अपॉइंट द मर्चेंट बैंकर्स। अच्छा, कोई बताएगा मर्चेंट बैंकर्स होते कौन है? मालूम? दे आर द बॉडी कॉर्पोरेट, and SEBI says every capital market intermediary has to register with the SEBI. They are the body corporate and they get registered with the SEBI. और इनका मेन काम क्या है? इशू मैनेजमेंट। अगर मैं बोल रहा हूँ इशू मैनेजमेंट, मतलब पूरे पब्लिक इशू को मैनेज करना इज अ वर्किंग ऑफ द मर्चेंट बैंकर। और क्या ये these merchant banker try to regulate all the laws on the behalf of the company? हाँ या ना? Yes. Can anybody tell me why merchant banker appointment is mandatory at the time of the public issue? सो दैट सारे कंप्लायंस अच्छे से हो सकें, क्योंकि कोई भी कंप्लायंस नहीं हुआ तो नुकसान किसका? पब्लिक का। रिगार्डिंग दिस, तो दिस इज एट द टाइम ऑफ द पब्लिक इशू एंड आफ्टर द पब्लिक इशू। एंड आफ्टर द पब्लिक इशू देयर नंबर ऑफ लॉज दैट इज एप्लीकेबल, बट अब मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं। आफ्टर द पब्लिक इशू, कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट 2013 ऑल द टाइम, एंड एज वेल एज कंपनी हैज टू कंप्लाई LODR 2015। तो मोटा मोटा ये याद कर लो, पब्लिक इशू जब ला रहे हो तो ICDR 2018 लगेगा। पब्लिक इशू आने के बाद LODR 2015 कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। क्या दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पब्लिक इशू लाने से पहले ICDR, लाने के बाद LODR। दीज आर द टू लॉज, और ये दोनों चैप्टर आपके कोर्स में फुल डिटेल में है। आर यू गेटिंग? हर कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट की एक चाहत ये होती है दैट वन डे दे वर्क इन अ लिस्टेड कंपनी। यस और नो? और अगर सही मायने में आप लिस्टेड कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू नो दीज लॉज, ICDR एंड LODR। अगर आप ICDR LODR का नॉलेज अगर आपके पास नहीं है, तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन द लिस्टेड कंपनी। एक्चुअली लिस्टेड कंपनी में सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। तो आपको बड़ी अच्छी नॉलेज इन चैप्टर्स की होनी चाहिए।
एंड आई एम टेलिंग यू, सिर्फ लीगल प्रोविजन के साथ साथ क्या आपको इसके पीछे का लॉजिक रीजनिंग भी पता होनी चाहिए कि लॉ मेकर ने प्रोविजन बनाया तो क्यों बनाया। मैं हमेशा बोलता हूँ कंपनीज एक्ट के लॉजिक बताना इज अ वेरी इजी टास्क, बट जब बात आती है ना सिक्योरिटी लॉ या इकोनॉमिक लॉज की, सर वहाँ पे लॉजिक डिस्कस करना इज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये चीज़ आसान नहीं है सर। तो दैट इज समथिंग द फर्स्ट पॉइंट। इज इट ओके? अच्छा, एक सवाल और है, ये मर्चेंट बैंकर पब्लिक इशू जब लाते होंगे, और सॉरी जब कंपनी पब्लिक इशू लाती होगी, मर्चेंट बैंकर अपॉइंट होते होंगे, क्या ये फ्री में अपॉइंट हो जाते होंगे और दे चार्ज समथिंग? हाँ, फ्री में तो सर्विसेज कोई नहीं देता ना यार, और दे चार्ज समथिंग। क्या लग रहा है आपको, क्या फीस चार्ज करते होंगे अप्रोक्सीमेटली? 2-3 लाख रुपए? हाँ, 20-30 हजार रुपए? अरे 20-30 हजार रुपए तो हम MGT 8 के ले लेते हैं, नहीं? तो कैन वी से मर्चेंट बैंकर पूरा पब्लिक इशू मैनेज कर रहा है, क्या 5-10 करोड़ की फीस बनती होगी? क्या सर? नो? यस, डेफिनेटली यस। और अगर बड़े पब्लिक इशू है तो क्या पता फीस उससे ज्यादा होती हो। अच्छा, एक बात बताओ, जो ये मर्चेंट बैंकर्स हैं, आर दे बॉडी कॉर्पोरेट? यस, बट हु आर वर्किंग इन द मर्चेंट बैंकर्स? इन मर्चेंट बैंकर्स में अपॉइंट कौन हो रहा है? काम कौन करता होगा? मर्चेंट बैंकर तो कंपनी है, लेकिन इसमें काम कौन करता है? फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, द वन एंड ओनली कंपनी सेक्रेटरीज, वी आर द मर्चेंट बैंकर्स। हम लोग मर्चेंट बैंकर्स हैं सर, हम लोगों से मिलकर मर्चेंट बैंकर बना हुआ है। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर ICDR, LODR, सिक्योरिटी लॉ की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज CS को दी जाती है। CA के कोर्स में भी ऊपर ऊपर है, CMA के कोर्स में ऊपर ऊपर है, एडवोकेट को कुछ नहीं सिखाया जाता, टू बी वेरी फ्रैंक। वो तो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ उसमें फंसे हुए हैं, खून कर दिया तो क्या सजा एंड ऑल, उनका तो दायरा वहां तक है। दैट इज द ओनली प्रोफेशन इन द इंडिया जो डोमिनेट करता है सिक्योरिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट में। आर गेटिंग? और आई एम टेलिंग यू, कैपिटल मार्केट के अंदर अगर आप काम करोगे तो बहुत पैसा है। क्या वी कैन मेक करियर इन द मर्चेंट बैंकर्स? यस। एंड बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, मर्चेंट बैंकर में अगर आपकी जॉब लगती है तो 60-70 हजार, 80 हजार रुपये स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। एंड मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 5 करोड़ वाली कंपनी में जॉब मिलेगी, सिर्फ इतना ही नहीं है। और जो कल मेरे को ना बड़ा गुस्सा आया, मैं बड़ा इरिटेट हुआ। कल मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखी, और क्या हुआ दैट एक बच्चे ने पूछा, एक बच्चे ने लिखा हुआ मतलब क्वेश्चन पूछा, क्या मैं CS क्विट करना चाहता हूँ क्या? नहीं। तो 2-3 ऊपर कमेंट आए, आप पहले सोचो, और उसके बाद एक पता नहीं पागल आदमी था, उसने नीचे लिखा, उसने नीचे कमेंट, मेरा ना बड़ा मन किया उसे कुछ बोलने का, फिर मैं चुप ही रहा, मैंने कहा रहने दो, बेफालतू में उसके कमेंट आएंगे और फिर वही कीचड़ में पत्थर मारने वाली बात है। उसने नीचे कमेंट में लिखा, 5 करोड़ की अमेंडमेंट आने के बाद CS हैज नो स्कोप। मन किया फेसबुक पे एक थप्पड़ मार दो खींच के। मतलब इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज, मतलब इसका मतलब ये है वी आर ओनली, कंपनी सेक्रेटरीज ओनली डिपेंड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ 5 करोड़ रुपीज, मतलब 5 करोड़ पे। और इसका मतलब तो ये हो गया हमारी वर्थ बस 5 करोड़ वाली कंपनी में थी जहां पे सैलरी बस 20,000 रुपए, यानी वर्थ हमारी बस 20,000 रुपए आप कहना चाहते हो? आर गेटिंग? तो लोगों को अता पता कुछ होता ही नहीं, अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं, एंड इस तरीके से दैट इज कॉल्ड नेगेटिविटी। यही तो नेगेटिविटी है। अब एक दूसरा बंदा कॉपी करेगा, तीसरे को बोलेगा, चौथे को बोलेगा, और हर जगह वो नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाएगी। पता कुछ है ही नहीं, बके जा रहे हैं उल्टी सीधी बातें। तो दैट इज हैपनिंग। बट आई वुड से, क्या अब यहाँ पर वो 5 करोड़, क्या सिक्योरिटी मार्केट में मर्चेंट बैंकर में हम लोग अपना करियर नहीं बना सकते क्या यार? यस। और नॉर्मल कंपनी, नॉर्मल 5 करोड़ वाली कंपनी से 4 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी, फॉर श्योर मिलेगी। चलो एनीवेज, तो दैट इज समथिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक इशू। एक है ना कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नोट करें। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इन इंडिया, क्योंकि चैप्टर ही पब्लिक इशू का है, इन इंडिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कुछ 1-2 बिगेस्ट IPOs के नाम? There are certain IPOs in India, they are treated as the biggest IPOs. तो लिखिएगा, that is Coal India Limited. अब जो ये मैं फिगर्स बता रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, राइट? कोल इंडिया लिमिटेड, तो अप्रोक्सीमेटली दैट इज 14,000 करोड़ रुपीस। 14,000 करोड़ रुपए रेज किए पब्लिक इशू से, 14,000 करोड़ रुपीस। क्या मर्चेंट बैंकर अपॉइंट हुए होंगे? और 14,000 करोड़ के IPO में अब आप यू कैन इमेजिन कि क्या फीस उसने चार्ज की होगी यार। आई थिंक 10-15 करोड़ से तो ज्यादा ही की होगी, और मे बी अगर 10-15 करोड़ भी कर ली होगी तो इट्स अ हैंडसम अमाउंट।
और क्या चार्ज करने चाहिए या नहीं? यस, यू आर मैनेजिंग द इशू ऑफ 14,000 करोड़ रुपीज, दैट इज पब्लिक इशू। कितना अच्छा हो, यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी हु इज प्लानिंग टू कम विद आईपीओ, और आईपीओ 5,000 करोड़ का हो, तो आप मुझे बताओ क्या उसके अंदर, मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, हजारों चीजें सीखने को मिल जाती होंगी। तो दैट इज समथिंग को एक और लिखिएगा, दैट इज रिलायंस पावर। इट इज इन रुपी, हाँ, और लिखेगा दैट ये कितना है, रिलायंस पावर दैट इज 10,000 करोड़ रुपी। रिलायंस पावर 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ, और मैं आपको बताऊं 2,000 करोड़ के आईपीओ, 5,000 करोड़ के आईपीओ इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना, और 500 करोड़ के आईपीओ, 800 करोड़ रुपए का बहुत आते हैं। 2019 में बड़े सारे आईपीओ आए। इन द कमिंग क्लासेस मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा, कुछ डेटा शेयर करूंगा कि 2020 में कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं। पिछले अभी रिसेंटली आई थिंक उज्जीवन करके कोई आईपीओ आया, उज्जीवन करके कोई आईपीओ आया। आई थिंक लास्ट ईयर आईआरसीटीसी का भी आईपीओ आया। तो नंबर ऑफ है, लोगों ने अच्छा पैसा कमाया, अच्छा पैसा बनाया। तो दैट इज दीज आर सम बिगेस्ट आईपीओ ऑफ इंडिया। कितने रुपए का आईपीओ है? 14,000 करोड़ का आईपीओ, 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ, लिखना इन वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड की, हमारा एक विजन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कहां पर क्या कहानी है। इन द वर्ल्ड बिगेस्ट आईपीओ, हाँ जी। तो लिखिएगा दैट पॉइंट वन, दैट इज अलीबाबा। सुना है नाम आपने? मालिक बोलो। जैकमा। जैकमा एंड किस चीज की कंपनी है? ऑनलाइन कंपनी है, और ऑनलाइन कंपनी है, बट दे आर नॉट सेलिंग द गुड्स टू द कंज्यूमर। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस, बहुत बहुत अच्छा बोला, बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेट करते हैं अलीबाबा, चाइना की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी अलीबाबा। और आपने स्टोरी तो सुनी होगी, दैट पर्सन रिजेक्टेड इन मैनी इंटरव्यूज। मतलब ये इसने अपने, अलीबाबा जैकमा ने अपने इंटरव्यू में बोला, पतला सा एकदम हड्डी जैसा है, और चाइनीज है, और उसने इंटरव्यू में बोला कि एक जगह, अब फैक्ट्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, मेरे को पूरे फैक्ट्स याद नहीं है, कह रहा मैं एक जगह इंटरव्यू देने गया, 30 अप्रोक्सीमेट, कह रहा 30 लोग इंटरव्यू देने गए थे, 29 सेलेक्ट हो गए, आई वाज द ओनली पर्सन हु रिजेक्टेड। और कह रहा मेरे को चाइना की हर कंपनी ने बोला तेरे को नहीं रखेंगे, एंड दैट पर्सन क्रिएटेड अलीबाबा। लोग आज उसके नाम की कसमें खाते हैं। तो दैट इज एक मेहनत है, एक पैशन है। नहीं तो पता है हमारे देश में तो 3 इंटरव्यू से बंदा रिजेक्ट हो जाए, ये प्रोफेशन ही बेकार है। नहीं, चौथा पॉइंट ही क्या है, और फिर वो इंटरव्यू देने से भी क्या है, अपॉइंट तो होते ही नहीं, अपनी कमी हम देखते ही नहीं कभी, बट दैट पर्सन। और शायद इसीलिए पूरे वर्ल्ड में एक ही जैकमा है, क्योंकि वो पैशन और वो हिम्मत कुछ ही लोगों में होती है। तो शायद वो ऐसे लोग हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कुछ ही हैं, सबके सब नहीं है। तो दैट इज अली बाबा, और बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है जैकमा की। एनीवेज, तो कुछ बोला जाता है ऐसा अप्रोक्सीमेट 25 बिलियन यूएस डॉलर, 20 मिलियन नहीं लिखा मैंने, 25 बिलियन यूएस डॉलर। नाउ यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू द इंडियन रुपी, तो आप देख लो कितना है। तो दैट इज बिगेस्ट आईपीओस ऑफ द वर्ल्ड। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, दैट लिख लेना, ये 25 बिलियन यूएस डॉलर है, आप लिख लो दैट 1 ट्रिलियन डॉलर, अगर कोई बोले आपसे, कोई पूछे आपसे, इज नियर अबाउट, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, दैट इज 72 लाख करोड़ रुपए। कितना? 72 लाख करोड़ रुपए। ये मैंने है ना डॉलर के हिसाब से इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर दिया है। मैंने प्रज्यूम कर लिया आज जो भी होगा 71, 72, 71.5 जो भी, मैंने 72 प्रज्यूम कर लिया। तो अगर कोई, मैं आपको बोलूं 1 ट्रिलियन डॉलर कितना है, तो 72 लाख करोड़ रुपए। एंड दैट इज अलीबाबा कम विद द पब्लिक इशू ऑफ 25 बिलियन यूएस डॉलर। 25 बिलियन यूएस डॉलर, यू कैन इमेजिन हाउ बिग दोस पब्लिक इशू वुड बी। कैन यू इमेजिन दैट? और एक चीज और बताऊं, दैट द इससे भी बड़ा पब्लिक इशू, इससे भी बड़ा पब्लिक इशू मैं आपको बताना चाहता हूं, 25.6 बिलियन यूएस डॉलर। लिखेगा, नेम ऑफ द कंपनी सऊदी अरामको। सुना नाम? बड़ा रिसेंट फिनोमिना, आई थिंक नवंबर दिसंबर 2019 का इशू है।
और सऊदी अरामको, और कोई बताएगा हु इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी? लिखेगा मोहम्मद बिन सलमान। और कैन वी से सऊदी जो अरब है, और ये जो कंपनी है सऊदी अरामको, कैन वी से ये तेल के कुएं की कंपनी है, तो तेल ही तेल है भाई, तेल का बादशाह। और 25.6 बिलियन यूएस डॉलर ऐसा बोला जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ, दैट इज मोहम्मद बिन सलमान। और आई जस्ट गॉट अमेज व्हेन आई सी द फैक्ट, तो होश उड़ गए जब मैंने फैक्ट देखे, एंड द फैक्ट वाज मोहम्मद बिन सलमान जस्ट सोल्ड आउट 1.5% स्टेक ऑफ द कंपनी। इस बंदे ने अपनी कंपनी का सिर्फ कितना परसेंट स्टेक बेचा? 1.5% स्टेक, एंड इट अमाउंट्स टू 25.6 बिलियन यूएस डॉलर। तो दैट इज समथिंग द बिगेस्ट आईपीओ इन द वर्ल्ड टिल डेट। आप बोल सकते हो अगर दिसंबर, आज हम 13 जनवरी 2020 में हैं, तो आई थिंक पिछले महीने की बात हो रही है, तो बिल्कुल लेटेस्ट सिचुएशन। तो वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ ऑफ द वर्ल्ड, यानी पैसा रेस किया जा रहा है इंडिया से भी, इंटरनेशनल मार्केट से भी। एक सवाल और मैं छोटा सा पूछना चाहूंगा, क्या पब्लिक इशू फ्यूचर में बंद हो जाएंगे या बढ़ेंगे? और हमारा काम कंपनी सेक्रेटरीज का घटेगा या बढ़ेगा? कई गुना पब्लिक इशू बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कई गुना कंपनी सेक्रेटरीज का काम इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज समथिंग। अच्छा, आपको पता है दैट ऊपर मैंने एक लाइन लिख दी है, 1 ट्रिलियन डॉलर इज इक्वल टू 72 लाख करोड़ रुपीज। क्या आपको पता है कि टीसीएस एक कॉन्सेप्ट होता है, ये सब पता होना चाहिए यार। पब्लिक इशू हम बात कर रहे हैं, टीसीएस बोले तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और आप मुझे बताओ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट कैप। लिखो, सब पता बता रहा हूं आपको एक एक करके। मार्केट कैप क्या होती है, लिखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट कैप इज दैट मार्केट कैप होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द मार्केट प्राइस। मतलब एक कंपनी के जितने भी शेयर हैं, और इसमें कॉन्सेप्ट होता है फ्री फ्लोट। इसमें फ्री फ्लोट का देखना होता है, ये बताऊंगा फिर कभी फ्री फ्लोट क्या होता है, और बताना है कि आप पब्लिक शेयर होल्डिंग देखनी पड़ती है, लेकिन अभी आप बेसिक समझो, फ्री फ्लोट फिर किसी दिन बात करते हैं। मार्केट कैप क्या होती है, देखिए। किसी भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर को उसके मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। मार्केट प्राइस दैट इज अ प्राइस अवेलेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उस तो आपकी मार्केट कैप बन जाती है। एक एग्जांपल ले लीजिए, दैट देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, और मैं बड़ा सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़ है, और स्टॉक एक्सचेंज पे प्राइस है 10 रुपए। व्हाट इज द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी? 10 करोड़ रुपए। आई एम टॉकिंग अबाउट इन रुपी। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? रुपी में बात कर रहा हूँ। तो दैट इज द मार्केट कैप। हर कंपनी की जो वर्थ होती है वो उसकी मार्केट कैप पे डिपेंड होती है। हम बोलते हैं ना कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन, तो हम बोलते हैं ये कंपनी है, तो वो मार्केट कैप पे डिपेंड है। आर यू गेटिंग? और अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट कैप चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्राइस, और आपको पता है पल पल मार्केट प्राइस चेंज होता है। तो जो मैं बता रहा हूँ सब अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रफली यही आइडिया है। आप जाकर आज स्टॉक एक्सचेंज पे जाके चेक करोगे तो रियल फिगर भी आपको मिल ही जाएंगी, वट एवर द फिगर्स में भी। टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी है, और इसकी मार्केट कैप नियर अबाउट 10 लाख करोड़ रुपए। रिलायंस, इसकी मार्केट कैप नियर अबाउट 5 से 6 लाख करोड़ रुपए। और भी कैन वी से दीज आर द मार्केट कैप। इंडिया की बिगेस्ट मार्केट कैप की अगर मैं कंपनी की बात करूं तो ये कंपनीज है। कोई 6 लाख, कोई 7 लाख एंड ऑल। अच्छा, मुझे बताओ जल्दी से, कैन यू इमेजिन द वर्थ ऑफ द कंपनीज? 10 लाख करोड़। और मैं ना हमेशा एक बात बड़ा बिलीव करता हूं, आदमी बोल भी कुछ देता है, कुछ भी बोल देता है ना समझी में, लेकिन वी शुड हैव एन आइडिया कि हम क्या कह रहे हैं। कई आप लोग हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते होगे, मैं तो रिलायंस में जॉब करूंगा, मैं तो टीसीएस का सीएस बनूंगा। लेकिन आप इस बात को समझो, जब हम बोलते हैं कि मैं टीसीएस का सीएस बनूंगा, यानी यू आर सेइंग दैट आई एम गोइंग टू मैनेज अ कंपनी ऑफ 10 लाख करोड़ रुपी। दैट इज द मीनिंग ऑफ जब आप बोलते हो कि मैं टीसीएस का सीएस बनूंगा। तो एक सवाल है, कैन वी मैनेज अ 10 लाख करोड़ रुपी कंपनी? एंड इफ यस, then I'm telling you salary will have no limits। मुंह मांगी सैलरी मिलेगी, एंड इफ नो तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। आर यू गेटिंग? तो जब हम ये बोलते हैं ना कि मैं रिलायंस में काम करूंगा, टीसीएस में काम करूंगा, तो है ना, यू हैव टू रेज योर स्टैंडर्ड्स एज वेल।
तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आप एक तरफ तो बोल दे तो मैं रिलायंस में काम करूंगा, यू शुड नो कि रिलायंस में काम करने के लिए आपको नॉलेज भी कितनी चाहिए। यहाँ पे डोंट माइंड, यहाँ पे बैठे हुए कुछ बच्चे 10 लाख करोड़ में जीरो काउंट नहीं कर पाएंगे, एंड बातें वो कितनी करवा लो कि वी आर गोइंग टू बिकम कंपनी सेक्रेटरी वन डे इन द रिलायंस। कैन वी सी ये विजन जो है ये आज देखना पड़ेगा, ये जो विजन है ये आज क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आप इस लेवल से इस सोच से अगर आगे बढ़ोगे तो आप उसी लेवल से पढ़ोगे, उसी तरीके से सोचोगे, और शायद एक दिन इसके अंदर सीएस भी बन जाओ। यस, हमें ना एनुअल रिपोर्ट देखते हैं और है ना फेसबुक पे आ जाता है रिलायंस के कंपनी सेक्रेटरी का पैकेज 4 करोड़ रुपए है। हम कहते हैं यार कितना खुशकिस्मत है। अबे इफ अ पर्सन इज मैनेजिंग अ कंपनी ऑफ 10 लाख करोड़ रुपीज, तो 4 करोड़ रुपए एक साल के या 5 करोड़ रुपए एक साल के कौन सी बड़ी बात होगी? Are you getting this? तो वो जिम्मेदारी भी तो संभालनी पड़ती होंगी ना यार। एंड कैन वी डू सो? यस। लेकिन क्या वो हमें अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी क्या? यस सर। तो क्या वो अभी आपको वो सच बताऊं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बोलने में, आप लोग जीरोस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसमें, डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स। तो हम आर यू गेटिंग, वी हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड्स बेसिकली, अगर हम इस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, नोट करें। इंडिया की ये मार्केट कैप हो गई है, इंडिया की ये मार्केट। एक बात और बताऊं मैं आपको, क्या आपको पता है सेंसेक्स में, आवाज नहीं, हेलो, क्या आपको पता है सेंसेक्स में कितनी कंपनी है? 30। आप सुनना, और निफ्टी में कितनी कंपनी है? सबको पता है ये बात? अच्छा, टोटल लिस्टेड कंपनी कितनी होंगी? अप्रोक्सीमेटली 10,000 मान लो। टोटल लिस्टेड कंपनी कितनी है? 10,000। क्या सबकी कुछ ना कुछ मार्केट कैप होती होगी? क्या सबकी कुछ ना कुछ मार्केट कैप होती होगी, हाँ या ना? अच्छा, सेंसेक्स में 10,000 कंपनी है या बस 30 कंपनी है? क्या उन 30 कंपनी की भी मार्केट कैप होती होगी? और क्या वो 10,000 कंपनी की भी मार्केट कैप होती होगी? एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो सेंसेक्स की 30 कंपनीज हैं उनकी मार्केट कैप इज इक्विवेलेंट टू 60% मार्केट कैप ऑफ द एंटायर 10,000 लिस्टेड कंपनी। आर यू गेटिंग? तो आपने एक बचपन में अपने टीचरों से एक बात सुनी होगी, सेंसेक्स इज अ बैरोमीटर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। व्हाई इट इज अ बैरोमीटर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी? बिकॉज दोस 30 और 50 कंपनी कॉन्स्टिट्यूट 60 to 70% ऑफ मार्केट कैप ऑफ द एंटायर इंडियन लिस्टेड कंपनी। दैट्स व्हाई सेंसेक्स और निफ्टी का निर्माण किया गया। जब सेंसेक्स बढ़ता है तो दुनिया बोलती है पूरी कंपनी ऊपर जा रही है, क्योंकि सर पूरे हिंदुस्तान का 70% मार्केट कैप ऊपर बढ़ रहा है। इसलिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी से कि मार्केट भी ऊपर उठ रही है। That's how they are working. That's how they are created actually, Sensex and Nifty. That is the concept of the market cap. We should know कि market cap क्या होती है. Is it okay with you? No. ये तो बात, अच्छा मैंने शायद आपको पहले बता भी रखा होगा। That is TCS, 10 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। और पहले बताया था, एक बार और मैं शेयर करूंगा आपके साथ, दैट पाकिस्तान कराची स्टॉक एक्सचेंज 525 कंपनी लिस्ट है। पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज है 525 कंपनी लिस्ट है। 525 कंपनी कराची स्टॉक एक्सचेंज को प्लस कर दो, उनकी मार्केट कैप इज लेस देन 10 लाख करोड़ रुपए। यानी दैट आर वन लिस्टेड कंपनी TCS इज मोर देन द एंटायर कराची स्टॉक एक्सचेंज। दैट इज द वर्थ ऑफ वन कंपनी, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कैन यू इमेजिन कि कौन सी कंपनी में हम काम करने की बात कर रहे हैं? दैट इज 10 लाख करोड़ रुपए। इज इट ओके? बात समझ में आई? Are you getting some facts? थोड़े सब बड़े बात करते हैं, ये थोड़ी बच्चों वाली बातें हो गई। अब आप कहोगे इससे भी बड़ी बातें होती हैं। यस सर, लिखिए, कुछ बड़ा करते हैं अब इसमें। लिखेगा इंटरनेशनल। अब जरा इंटरनेशनल लेवल की बात कर लेते हैं। लिखेगा अप्रोक्सीमेटली क्या आपको पता है वर्ल्ड की मार्केट कैप के हिसाब से वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से कौन है? लिखना। और दैट इज, ऐसा बोला जाता है, $1 ट्रिलियन कंपनी। कीप क्वाइट, ध्यान से सुने। तो एप्पल इज अ $1 ट्रिलियन कंपनी, और $1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 72 लाख करोड़ रुपए। आर यू गेटिंग?
टीसीएस की मार्केट कैप 10 लाख करोड़, एप्पल की मार्केट वर्थ 72 अप्रोक्सीमेटली 72 लाख करोड़ रुपए। कैन यू इमेजिन 7 टीसीएस एप्पल में समा जाए अप्रोक्सीमेटली, दैट इज द वर्थ ऑफ एप्पल। अच्छा सुनना, entire Karachi Stock Exchange is equivalent to the TCS। और मैं आपको बता दूं, entire Sensex and Nifty is equivalent to the Apple and Microsoft। Microsoft is also a $1 trillion company। तो can we say हमारी 1 TCS is equivalent to entire Karachi, उनकी 2 कंपनी equivalent to entire India। That is और both the company belong to USA, Microsoft and Apple। तो वो कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, वो ऐसे ही नहीं है। यू कैन इमेजिन द इकोनॉमीज, हाउ बिग अमेरिका इज इन कंपैरिजन टू द इंडिया, आर गेटिंग द $1 trillion कंपनी। लेकिन ये पुरानी बातें हो गई हैं, एंड दैट इज आफ्टर द पब्लिक इशू। आफ्टर द पब्लिक इशू इंडिया, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा पब्लिक इशू था, दैट इज सऊदी अरामको। तो लिखिएगा आफ्टर द पब्लिक इशू ये कंपनी नंबर 1 पे आ गई है। और आपको मैं बताना चाहूंगा अप्रोक्सीमेटली द मार्केट कैप इज नियर अबाउट $1.9 ट्रिलियन। और भाई अब ये कैलकुलेट तुम ये कर लेना, ये 72 लाख करोड़ कितने हो गए, मतलब अब देख लो, मतलब व्हाटएवर तो ये तो बोलना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दैट इज सऊदी अरामको, दैट इज अब नाउ एट नंबर 1। पहले इसका जिक्र क्यों नहीं आता था? बिकॉज द कंपनी वाज क्लोजली हेल्ड। अब तो पब्लिक इशू आ गया, वाइडली हेल्ड हो गई है कंपनी, तो डेफिनेटली अब वो मार्केट कैप के अंदर आ गई है। एंड दैट इज समथिंग द $1.9 ट्रिलियन। तो दैट इज द मार्केट कैप ऑफ द कंपनीज। एक चीज और छोटी सी लिखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट और लिखिएगा। नाउ द सऊदी अरेबिया इज नंबर 1। सेकंड लिखिएगा माइक्रोसॉफ्ट। दे आर द वर्ल्ड क्लास कंपनीज। माइक्रोसॉफ्ट दैट इज $1.062 ट्रिलियन कंपनी। अब आप ये खुद इमेजिन करते रहें कि कहानी क्या है। थर्ड लिखेगा बच्चों एप्पल, और एप्पल अभी भी तीसरे नंबर पे है, और मैं आपको बता दूं $1.012 ट्रिलियन। यानी माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा आप देखो सेकंड और थर्ड और फर्स्ट में कितना जमीन आसमान का फर्क है, ऑलमोस्ट डबल है ये कंपनी। यानी इन कंपनी को अभी कई साल काम करना पड़ेगा सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ने में, तकरीबन डबल है। फोर्थ पे बच्चों जेफ बेजोस की कंपनी अमेजॉन, और अमेजॉन की जो मार्केट वर्थ है दैट इज $858 बिलियन। तो कैन वी से ट्रिलियन के नीचे वो बिलियन आ गया। उसके बाद एक कंपनी है अल्फाबेट, कोई बताएगा अल्फाबेट बिलोंग्स टू? और इस कंपनी की मार्केट वर्थ है, मार्केट कैप है 838 बिलियन, एंड अल्फाबेट इज नथिंग, दैट इज गूगल। लिखिएगा दैट इज और 0.6 बर्कशायर हैथवे, ये किसकी कंपनी है मालूम? दैट इज वेरन बुफे, एंड दैट इज द वर्थ ऑफ द कंपनी इज 508.53 बिलियन। एक दो और लिख लीजिए, दैट इज 0.7, एंड दैट इज क्या लगता है क्या हो सकती है? हाँ जी, हाँ जी, दैट इज फेसबुक। आप इसे कैसे भूल सकते हो, जो इन अ कमिंग फ्यूचर इज गोइंग टू रिप्लेस वाटर एंड फूड। नहीं, कमिंग फ्यूचर में ये सब कुछ बदल देगा फेसबुक। ना आदमी खाना खाएगा, ना आदमी पानी पिएगा, आदमी खाएगा पिएगा बस एक। और 50% तो आदमी फेसबुक पे जिंदा है आज। ऑक्सीजन भी रिप्लेस कर देगा मुझे लगता है एक दिन फेसबुक। तो मतलब इतना एडिक्ट हो गए हम लोग। तो भाई साहब रात को 12 बजे भी 1 बजे भी नींद अगर बंदे की खुल जाए टॉयलेट जाने के लिए, चल एक बार देखें कोई लाइक कमेंट तो नहीं आ गया। तो ये सिचुएशन ऐसी हो गई है। फेसबुक दैट इज $508.05 बिलियन, बिगेस्ट कंपनीज। और एक दैट इज लिखिएगा दैट 8 हो गई, एक लास्ट लिख लो, अलीबाबा, जैकमा, एंड दैट इज $435 बिलियन। तो आप बोल सकते हैं दैट दीज आर द बिगेस्ट इंडियन कंपनीज, बिगेस्ट
और दैट इंटरनेशनल कंपनीज किसकी क्या वर्थ है, और एक मैंने रफली आइडिया ऊपर आपको बता दिया, $1 ट्रिलियन इज नियर अबाउट 70-72 लाख करोड़ रुपए इन कंपैरिजन टू इंडिया। तो होप यू अंडरस्टैंड पब्लिक इशू। अच्छा एक बताओ, जब कंपनी पब्लिक इशू लाती होगी तो क्या उनकी मार्केट कैप भी बढ़ती होगी? हाँ या ना? एंड आंसर इज यस। अच्छा एक बात बताओ, हैव यू हर्ड अबाउट दिस नेम फोर्ब्स? फोर्ब्स एक मैगजीन है, नाम सुना है कभी? अच्छा ये ना लिस्ट जारी कर देती है इंडिया के रिचेस्ट पर्सन, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन। क्या आपको पता है ये रिचेस्ट पर्सन ऊपर नीचे किस बेसिस पर होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट कैप ऑफ देयर कंपनी। और इनकी मार्केट कैप बढ़ती है तो ये रिचेस्ट बनते हैं, ये मार्केट कैप घटती है तो ये रिचेस्ट से दूसरे पायदान पे आ जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने सुना दैट अमेजॉन ओनर जेफ बेजोस बिकम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। उसके शेयर की वैल्यू बढ़ गई होगी तो वो मार्केट कैप में पिछड़ गया होगा, और सॉरी बढ़ गया होगा, लेकिन फिर वो नीचे आ गया और फिर वो चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इंडिया का रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी, और देखो छोटा अब कहीं पे भी नहीं है। अनिल अंबानी मतलब अब बिजनेस के अंदर उसने तो बिजनेस ही डिस्ट्रॉय कर दिया बेचारे ने। मैं बताऊंगा इसकी स्टोरी आपको, मुकेश अनिल दोनों की स्टोरी बताऊंगा हुआ क्या था। पब्लिक इशू स्टार्ट, लेट मी स्टार्ट पब्लिक इशू। तो दोनों भाइयों में बंटवारा कैसे हुआ, अनिल अंबानी ने क्या कांड किए, मुकेश अंबानी कैसे आगे बढ़ा, और आज की डेट में मुकेश अंबानी रिचेस्ट पर्सन और इंडिया की जो सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर ग्रुप माना जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रुप दैट इज रिलायंस। और वो छोटे वाला तो उसके तो कर्जे नहीं उतर रहे हैं छोटे वाले के, और वो कर्जे भी बड़ा भाई उतार रहा है। तो विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। लिखिए, तो ये कहानी आपको बस इसलिए मैंने बताई, ये फैक्ट्स मैंने कुछ इसलिए आपके सामने रखे सो दैट वी कैन इमेजिन, हम ये समझ सकें। हर्ष चुप हो जा। ताकि हम ये समझ सकें कि पब्लिक इशू लाना इज नॉट अ जॉब। और पब्लिक इशू के लिए बड़े सारे कंप्लाइंसेस होते होंगे जो करने पड़ते होंगे। तो सर वही सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है। होप इट इज ओके विद यू। और चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे दैट इज ICDR 2018। ठीक है ना? लिखो सर। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो लेवल। आपने कभी पढ़ा नहीं पढ़ा डजंट मैटर, हम आपको जीरो लेवल से पढ़ाएंगे पूरा ICDR। नोट करें, ICDR कॉन्सेप्ट नंबर 1। पहले कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लिखिए, ICDR व्हेन एप्लीकेबल, इसकी एप्लीकेबिलिटी बता रहा हूं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ओनली। ठीक है ना? कब लगता है ICDR, कब लगता है? देखिएगा दैट कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 23, सेक्शन 3 बोलता है दैट देयर 4 काइंड्स ऑफ इशू। कंपनी 4 तरीके से शेयर इशू कर सकती है। कितने तरीके से कंपनी शेयर इशू कर सकती है? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। कंपनी 4 तरीके से शेयर इशू कर सकती है। कोई बता सकता है वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? दैट इज चलो पब्लिक इशू, सेक्शन बोलो 29। दूसरा बोलो प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट द 42। दैट इज राइट इशू 62। And fourth one is bonus issue, and bonus issue is all about 63. तो कैन वी से सेक्शन 23 कहता है 4 तरीके से आप शेयर इशू कर सकते हो। तो मेरा छोटा सा सवाल ये है, ICDR कब लगेगा? सी, जो ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट किया हुआ है, तो याद करो प्राइवेट प्लेसमेंट पे आई हैव डिवोटेड 3 क्लास। तो 3 क्लास लगाई थी प्राइवेट प्लेसमेंट पे और बहुत डिटेल में समझाया था। याद है सुब्रतो राय, सहारा स्कैम, और याद है वो उसने क्या किया था? आई थिंक 29 ट्रक, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए होंगे आपको। 29 ट्रक डॉक्यूमेंट भिजवाए थे सेबी से चेकिंग करवाने के लिए, याद है कुछ? तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट का भी तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं आपको, लेकिन अब अभी इतना समझ लो, जब आप पूरी जनता को इन्वाइट करते हो दैट इज पब्लिक इशू। 200 लोगों तक इनवाइट करते हो दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। अपने ही शेयर होल्डर को शेयर इशू करते हो, राइट इशू। अपने शेयर होल्डर को शेयर इशू करते हो फ्री में, दैट इज बोनस इशू। गेटिंग? तो एक सवाल है, ICDR कब लगेगा? पब्लिक इशू में, प्राइवेट प्लेसमेंट में, राइट इशू में, बोनस इशू में, कब लगेगा?
तो ये एप्लीकेबिलिटी सीखनी है आपको। आप एक काम करें, इस पूरे कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करें। डिवाइड द एंटायर कॉन्सेप्ट इन 2 पार्ट्स। ठीक है, लिखिएगा, ऐसे लिखना, एक कंपनी है बच्चों अनलिस्टेड कंपनी, एक कंपनी है लिस्टेड कंपनी। तो हमें ये सीखना है कि आईसीडीआर लगता कब है। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, पहले यही सीख लो एप्लीकेबिलिटी कब आएगी। अच्छा, आपको ये भी पता है दैट जब कंपनी पहली बार पब्लिक इशू लाती है, अंजी, व्हेन कंपनी कम्स विद पब्लिक इशू फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज कॉल्ड, मालूम है ये बात, तो लिखिएगा पब्लिक इशू जब कंपनी पहली बार लाती है, पब्लिक को जब पहली बार शेयर इशू करती है आईपीओ, और जब दूसरी बार शेयर इशू करती है, तो तीसरी बार करती है, तो मतलब एक बार आईपीओ एंड उसके बाद हमेशा एफपीओ एफपीओ एफपीओ। इज इट ओके ना? इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। लिखिएगा, एक कंपनीज एक्ट में सेक्शन है बच्चों 29, सब लिख लो। सेक्शन 29 सेज व्हेनेवर कंपनी कम्स विद पब्लिक इशू, 29 में लिखा है जब भी कंपनी क्या लेकर आएगी, पब्लिक इशू लेकर आएगी, इट इज मैंडेटरी कि उसे अपने शेयर ई फॉर्म में इशू करने पड़ेंगे। इशू शेयर्स इन ई फॉर्म, जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आएगी, इट इज मैंडेटरी कि उसे अपने शेयर कौन से फॉर्म में इशू करने पड़ेंगे, ई फॉर्म। मैंडेटरी है भाई, मैंडेटरी। इज इट ओके? यहीं पे ऐड कर लो, जब कंपनी पब्लिक इशू लाएगी तो ई फॉर्म में शेयर इशू करने पड़ेंगे, और ई फॉर्म में शेयर इशू करने के लिए कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है। तो क्या आपको पता है ई फॉर्म में शेयर इशू करने के लिए कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर किससे लेगी? डिपॉजिटरी से। इसलिए आप जब लॉ पढ़ोगे तो देखना लिखा होगा कंपनी शेल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरी, तो लिखिएगा कंपनी यहां पे डिपॉजिटरी के साथ एग्रीमेंट करेगी। सर क्या लॉजिक समझ में आ रहा है कि डिपॉजिटरी एग्रीमेंट क्यों होता है? बिकॉज कंपनी हैज नो इंफ्रास्ट्रक्चर टू इशू शेयर इन ई फॉर्म, और अगर आप ई फॉर्म में शेयर इशू करना चाहते हो तो आपको बोरो करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर या वो टेक्नोलॉजी डिपॉजिटरी ही आपको देगा। अगर कोई आपसे पूछे डिपॉजिटरीज एक्ट के क्या पर्पस है, तो आप बोलोगे डिपॉजिटरीज एक्ट गिव इंफ्रास्ट्रक्चर टू इशू शेयर इन ई फॉर्म, टू होल्ड शेयर इन ई फॉर्म, टू ट्रांसफर शेयर्स इन ई फॉर्म। तो ऐसा बोला जा सकता है। तो कंपनी एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी एग्रीमेंट होगा। हैव यू अंडरस्टैंड सेक्शन 29? फिर एक सेक्शन 40 आएगा। सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट सेज जब भी कंपनी पब्लिक इशू लाएगी, whenever company comes with what the public issue, it is mandatory कि कंपनी को अपने शेयर लिस्ट कराने पड़ेंगे and company will become a listed company. कंपनी will become a listed company. और एक चीज आप लिख लीजिए प्लीज, कंपनी लिस्ट होती है, कंपनी कभी कंपनी लिस्ट नहीं होती, कंपनी का शेयर लिस्ट होता है। तो कंपनी नेवर गेट लिस्टेड, द शेयर गेट लिस्टेड ओनली। तो हम नाम दे देते हैं एंड बिकम अ लिस्टेड कंपनी। So that is something, the two kinds of company, one is unlisted, the second one is listed. Is it okay? Why company get list? Because company क्या लेकर आ रही है? Public issue. क्या लिस्ट कराना मैंडेटरी है? हाँ या ना? यस, लिस्ट कराना मैंडेटरी है। बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 40 में लिखी है भाई, कि आपको अपना शेयर लिस्ट कराना पड़ेगा। इट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। इज इट ओके? तो कैन वी से कंपनी लिस्ट भी कब होती है? व्हेन कंपनी कम्स विद पब्लिक इशू। इज इट ओके विद यू? अच्छा, एक बात और यहीं पे नोट कर लेते हैं। इंडिया में 13 लाख कंपनी अप्रोक्सीमेटली, और 13 लाख में से जो 12 लाख कंपनीज हैं वो प्राइवेट है। 13 लाख में से 12 लाख कंपनी प्राइवेट है, और आपको पता होना चाहिए दैट सेक्शन 2 क्लोज 68 सेज प्राइवेट कंपनी के लिए पब्लिक इशू लाना प्रोहिबिट है। प्राइवेट कंपनी कभी पब्लिक इशू ला ही नहीं सकती। इसलिए ये प्राइवेट कंपनी, हिंदुस्तान की जो प्राइवेट कंपनीज हैं, ये क्या होंगी बोलो? अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज अप्रोक्सीमेटली। वैसे तो अब ऐसे प्रावधान भी हिंदुस्तान में आ गए हैं कि प्राइवेट कंपनी भी लिस्ट हो जाती है, लेकिन वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं। कभी करेंगे डिस्कशन उसके ऊपर भी, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलो कि 13 लाख में से 12 लाख प्राइवेट हैं, पब्लिक इशू प्रोहिबिटेड है, इसलिए वो हमेशा अनलिस्टेड ही रहती हैं। बाकी कितनी बच गई? 1 लाख। और ये 1 लाख कंपनी क्या है? क्या इट इज मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनी टू कम ऑलवेज विद द पब्लिक इशू? दे मे कम विद पब्लिक इशू, दे मे कम विद प्राइवेट प्लेसमेंट। और मैं आपको बताऊं, 1 लाख में से अप्रोक्सीमेटली सेक्शन 2 क्लोज 71 पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन याद करो, डीडी में पढ़ाई होगी। और पब्लिक इशू लाना इनके लिए अलाउड है, बट आपके हिसाब से, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, अप्रोक्सीमेटली 10,000 पब्लिक कंपनी ही आज तक पब्लिक इशू लाई है।
आर यू गेटिंग दिस? और ये बाकी जो 90,000 कंपनीज हैं, ये हमेशा पब्लिक इशू नहीं लाई, ये हमेशा प्राइवेट प्लेसमेंट लाई हैं, इसलिए ये कंपनी भी क्या है, अनलिस्टेड। हिंदुस्तान में अप्रोक्सीमेटली ये कंपनी क्या कहलाई जाती हैं, द लिस्टेड कंपनीज। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये एक फिनोमिना है, आप समझ सकते हो कि हिंदुस्तान में। अच्छा, अब क्या ये कंपनी कभी पब्लिक इशू ला पाएंगी? नो, बट अ गुड न्यूज इज हमारे देश में 90,000 पब्लिक कंपनी स्टिल देयर। आर दे अलाउड टू कम विद पब्लिक इशू? यस। कैन दे कम विद पब्लिक इशू? यस। और अगर हर साल मैं कह रहा हूँ 40-50 पब्लिक इशू आते रहे तो दैट इज समथिंग वेरी गुड फॉर द प्रोफेशन। और क्या काम बढ़ता रहेगा हम लोगों के लिए? यस। और जितनी लिस्टेड कंपनी बनेगी, क्या जॉब प्रोस्पेक्ट भी बढ़ते रहेंगे? क्या कोई भी बैठा बच्चा यहाँ डिनाई कर सकता है कि लिस्टिंग नहीं होगी? लिस्टिंग बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बोलो, पब्लिक इशू बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? देश में लिस्टेड कंपनी बढ़ेंगी घटेंगी? बढ़ेंगे। तो जॉब प्रोस्पेक्ट कम होंगे या बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। और क्या लिस्टेड कंपनी कैन सर्वाइव विदाउट सीएस? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। आर यू गेटिंग दिस? तो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 40। आपको अपने शेयर क्या कराने पड़ेंगे? लिस्ट कराने। और कंपनी विल बिकम बट अ लिस्टेड कंपनीज। तो लिखिए, अब दो तरीके की कंपनी है। वन इज एप्लीकेबिलिटी, ध्यान से सुनेंगे, वन इज अनलिस्टेड, सेकेंड वन इज लिस्टेड। कितनी कंपनी होगी? दो। वन इज अनलिस्टेड, सेकेंड वन इज लिस्टेड। आप मुझे बताओ, ये अनलिस्टेड क्यों है? ये बताओ, ये कंपनी अनलिस्टेड क्यों है? बस ये बता दो। क्योंकि ये कभी कंपनी पब्लिक इशू नहीं लाई। और ये लिस्टेड क्यों है? ये शायद पब्लिक इशू ला रखी होगी, इसलिए कंपनी लिस्ट हो गई है। यही तो बात हुई ना। अच्छा, क्या ये अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है? हाँ या ना? और अगर मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं ये पब्लिक कंपनी है, क्या ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है? पहली बार ला रही है, दूसरी बार ला रही है? कैसे पता चल रहा है पहली बार ला रही है? क्योंकि अनलिस्टेड है। तो इसके पब्लिक इशू को क्या बोलेंगे? आईपीओ। हैव यू अंडरस्टैंड? अब मेरा सवाल है, क्या इसके ऊपर इसको एक काम करो, इसको हटाओ आप, इसको सबसे नीचे लिखेंगे। मतलब गलत नहीं है ये, लेकिन आप भी काट के इसको है ना नीचे लिखना, बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी। क्योंकि जब रिवाइज करोगे कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। फर्स्ट, अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है? हाँ या ना? लिस्टेड अनलिस्टेड है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट लाएगी तो क्या आईसीडीआर लगेगा? नो। क्या ये अनलिस्टेड कंपनी बोनस इशू ला सकती है? मेरा सवाल, क्या बच्चों आईसीडीआर लगेगा? नो। क्या यही कंपनी राइट इशू ला सकती है? अगर ये कंपनी राइट इशू लाई तो क्या आईसीडीआर लगेगा? नो। लेकिन क्या एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अब आप बताओ, क्या पब्लिक इशू ला सकती है? और अगर ये पब्लिक इशू लाएगी तो इसके पब्लिक इशू को क्या बोलेंगे? आईपीओ। अब बताना, क्या आईसीडीआर लगेगा? आंसर इज यस। डेफिनेटली आईसीडीआर विल गेट अट्रैक्टेड। एक छोटा सा सवाल और है आपसे, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है, अनलिस्टेड कंपनी इशू तो 4 ही तरीके के होते हैं। अच्छा, टॉपिक का नाम क्या है? इशू ऑफ कैपिटल। क्या नाम है? आईसीडीआर की फुल फॉर्म इशू ऑफ कैपिटल। और कैपिटल इशू करने के कितने तरीके? 4। तो अगर एक अनलिस्टेड कंपनी 4 तरीके से शेयर इशू करती है तो आईसीडीआर सिर्फ कब लगेगा? पब्लिक इशू पे, और कभी भी एप्लीकेबल होना ही नहीं है। लेकिन क्या एक लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी कम्स विद आईपीओ? क्या इसका मतलब ये है कि ये कंपनी ऑलरेडी आईपीओ ला चुकी है? बोलो यस सर। लिखिएगा फर्स्ट वन। मेरा सवाल है, क्या ये कंपनी, लिस्टेड कंपनी जो ऑलरेडी आईपीओ ला चुकी है, क्या ये कंपनी बच्चों प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है? हाँ या ना? यस, ये कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट ला सकती है। और मेरा सवाल है, अगर ये प्राइवेट प्लेसमेंट लाएगी तो आप बताओ, विल आईसीडीआर अप्लाई? हाँ जी, विल आईसीडीआर अप्लाई और नॉट? वो वीडियो देख ली? सही है आवाज? हाँ जी, विल आईसीडीआर अप्लाई, हाँ या ना? व्हाट इज योर ओपिनियन? कितने करें यस? ग्रेट। कितने करें नो? एंड आप देखो पूरी क्लास में 5-7 बच्चे के आंसर है, एंड स्टिल द पीपल आर कंफ्यूज कि आईसीडीआर अप्लाई कब होगा। तो पढ़ना तो दूर की बात है। तो लिखेगा यस, आईसीडीआर विल अप्लाई। क्या ये लिस्टेड कंपनी राइट इशू ला सकती है? क्या आईसीडीआर लगेगा? एंड लिखेगा यस, आईसीडीआर विल अप्लाई। हाँ जी। क्या ये कंपनी बोनस इशू ला सकती है? तो क्या जब बोनस इशू आएगा बच्चों, तब क्या आईसीडीआर 2018 लगेगा? यस सर।
0.4। क्या ये कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है? और कोई बताएगा पब्लिक इशू जो लाएगी इसे क्या बोलेंगे? एफपीओ। तो क्या आईसीडीआर लगेगा? आंसर इज यस। ऑलवेज रिमेंबर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईसीडीआर। कब लगेगा आईसीडीआर आपके सामने है। हम इसे स्ट्रेट कैसे समझते हैं? जब पब्लिक इशू आएगा तो आईसीडीआर लगेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट आएगा तो आईसीडीआर नहीं लगेगा। क्या ये बात सही है? नो सर, ये बात गलत है। क्या प्राइवेट प्लेसमेंट के टाइम पे भी आईसीडीआर लग सकता है? यस। कैन वी से अगर एक लिस्टेड कंपनी किसी भी तरीके से शेयर इशू करेगी तो आईसीडीआर हमेशा लगेगा, लेकिन एक अनलिस्टेड कंपनी बस आईपीओ जब लेकर आएगी तभी आईसीडीआर लगेगा, अदरवाइज आईसीडीआर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई? और हमें ये सब पढ़ना भी है। अब मैं आपको आईसीडीआर में राइट इशू पढ़ाऊंगा और पहला थॉट आपके दिमाग में राइट इशू में तो आईसीडीआर लगता ही नहीं, तो मैं पढ़ा क्या रहा हूं फिर? तो एप्लीकेबिलिटी तो पता होनी चाहिए ना। इसलिए आप देखोगे आपने शायद बचपन में भी राइट इशू, बोनस इशू आईसीडीआर में पढ़ा हो। क्यों पढ़ा? एप्लीकेबल है तभी तो पढ़ा, नहीं तो पढ़ कैसे सकते थे? रिगार्डिंग दिस पॉइंट लिखिए। अच्छा एक चीज और बता दूं इसमें मैं लिखना जो प्राइवेट प्लेसमेंट है, जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो भी दो तरीके की आप आईसीडीआर में पढ़ोगे। एक पढ़ोगे आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और एक आप पढ़ोगे क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये दो चीजें आप पढ़ोगे और दोनों ही प्राइवेट प्लेसमेंट है और दोनों के ऊपर ही आईसीडीआर लगता है। एक कॉन्सेप्ट और हुआ करता था पहले, आईपीपी, अब वो नहीं है। अभी आप इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को समझिए। तो प्राइवेट प्लेसमेंट भी दो तरीके की हो गई। एक चीज और बता दूं दैट अगर कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है और वो राइट इशू लेकर आना चाहती है तो क्या आईसीडीआर लगेगा? यस, प्रोवाइडेड वो राइट इशू की कीमत पहले होती थी इक्वल टू मोर देन 50 लाख रुपए, अब वो बढ़कर हो गई है इक्वल टू मोर देन 10 करोड़ रुपए। तो राइट इशू के ऊपर आईसीडीआर तभी लगेगा जब राइट इशू कितने रुपए का आ रहा है? 10 करोड़ या उससे ज्यादा। पहले ये कितने रुपए का था? 50 लाख। अब ये कितना हो गया है? 10 करोड़ या उससे ज्यादा। तो कैन वी से दैट इज एंटायर एप्लीकेबिलिटी ऑफ ICDR 2018। होप इट इज ओके विद यू। एक कॉन्सेप्ट और इसमें लिखिएगा एप्लीकेबिलिटी के बाद, लिखो। हाँ जी, एब्सोल्युटली, बिल्कुल लगेगा। लेकिन मैं एक सिंपली एक बात आप सबको बता दूं, इतना बेवकूफ कोई नहीं है that you will contravene section 42 and you come with public issue and you are offering share to 201 person. In totality, in short, yes, provision will applicable. Will you do? No, nobody will do. और क्या सहारा स्कैम से इट इज अ लेसन टू द एंटायर कंट्री कि आप करना मत इसे? तो कोई इतना कितना कोई बेवकूफ है ही नहीं कि जो कॉन्ट्रावीन करने की, मतलब अब तो सिचुएशन पिक्चर क्लियर है सुब्रतो राय के बाद, सहारा स्कैम के बाद। पहले तो लोग सोचते थे कुछ। और याद है वो प्राइवेट प्लेसमेंट की डेफिनेशन कैसे बना दी? पहले क्या था? एक साथ 50 या 50 को दो। अब क्या हो गया? इन एग्रीगेट। लॉजिक बताया था इन एग्रीगेट का क्या था? तो सर अब तो जो लूप होल के प्रोविजन थे वो तो खत्म ही कर दिए, तो अब तो कोई करेगा ही नहीं। और आंसर क्या है? करेगा तो लगेगा, प्रोविजन लगेंगे, बात ही खत्म हो गई। लिखो वन मोर पॉइंट देखिए। एक है ना एनालिसिस कर रहे हैं एप्लीकेबिलिटी पे, लिखना एनालिसिस ऑन एप्लीकेबिलिटी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। कब आईसीडीआर लगेगा, कब आईसीडीआर नहीं लगेगा, ये सवाल आप लोगों से है। लिखो भाई पहला क्वेश्चन, दिस इज द पॉइंट। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, सी नो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है और ये कंपनी यहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आती है। लिखो 2 करोड़ शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट है। बोलो भाई क्या आईसीडीआर लगेगा? हाँ या ना? नहीं लगेगा। अच्छा ये 2 करोड़ शेयर लिस्ट होंगे?
क्या 2 करोड़ शेयर लिस्ट कराओगे तुम लोग? नो सर। आर यू गेटिंग? सेकंड, ये हो गया सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 नाउ, अब ये कंपनी यहाँ पे आईपीओ लेकर आती है। होप इट इज ओके विद यू। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। लिखेगा 30 करोड़ शेयर का। 30 करोड़ शेयर का बच्चों यहाँ पे आईपीओ आता है। बताओ भाई, विल आईसीडीआर अप्लाई? हाँ या ना? और मेरा सवाल है, क्या ये 30 करोड़ शेयर लिस्ट होंगे? हाँ या ना? यस। लेकिन मेरा सवाल है, आईपीओ में कितने शेयर आए हैं? 30 करोड़ शेयर। लेकिन आईपीओ आने से पहले कितने शेयर थे? तो क्या वो 2 करोड़ शेयर जो प्राइवेट प्लेसमेंट में लेकर आए थे, क्या वो लिस्ट होंगे? शेयर तो 2 करोड़। अच्छा, ऐसा तो मुझे लगता नहीं होता होगा कि कंपनी बनी और आईपीओ आ गया। कहने से पहले कंपनी बनती होगी, प्राइवेट प्लेसमेंट आते होंगे, कुछ शेयर इशू करते होंगे, देन आईपीओ आते होंगे, कुछ ऐसा ही होता होगा भाई। तो मुझे बताओ, 2 करोड़ शेयर हैं, और ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे ही नहीं कि कुछ भी बना दिया। आप मुझे बताओ, यहाँ पे 2 करोड़ शेयर, ये वाले शेयर लिस्टेड थे अनलिस्टेड थे? तो ये वाला तुम्हारा आईपीओ आ गया और 2 करोड़ शेयर तुमने इशू जो पहले किए थे, वो लिस्ट होंगे या नहीं होंगे? या जो पब्लिक इशू में 30 करोड़ आए हैं वही लिस्ट होंगे, या सारे लिस्ट होंगे? तो ये वाले 2 करोड़ शेयर लिस्ट कराऊं या नहीं कराऊं? सर कराने पड़ेंगे। कैन यू टेल मी द रीजन? अब देखो क्या, अब मैं एक चीज और पूछता हूं आपसे, लोग या तेल लेने, कुछ कॉमन सेंस भी तो होता होगा। मैं आपसे पूछता हूं, ये अगर तुमने 2 करोड़ शेयर लिस्ट नहीं कराए, मतलब फिर तो कंपनी आधी लिस्टेड आधी अनलिस्टेड, मतलब कंपनी बिकम सेमी लिस्टेड। विल इट मेक एनी सेंस? नॉनसेंस। इसलिए सारे शेयर क्या कराने पड़ेंगे? लिस्ट। इज इट ओके विद यू? और सुनो, अब कंपनी लिस्टेड है अनलिस्टेड है? अब कंपनी फिर प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आती है। अब कंपनी फिर प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आती है, एंड दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट लेकर आती है, लिखेगा 2 लाख शेयर का, 3 लाख शेयर का, 3 लाख शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट आता है। हाँ जी, मेरा सवाल, विल आईसीडीआर अप्लाई? हाँ या ना? यस सर, अप्लाई। और बताओ, क्या ये वाले शेयर लिस्ट कराने पड़ेंगे क्या? एड आंसर इज यस। नहीं तो कंपनी विल सेमी लिस्टेड कंपनी। एक लाइन हिंदी में लिख लो। अच्छा, लिखने से पहले एक कॉन्सेप्ट हो रहा है। इसके बाद कंपनी क्या करती है? स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है किसी को। अपने कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर, और स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है और अपने अपने एक एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर देती है। कैन एनीबडी टेल मी स्वेट इक्विटी शेयर का सेक्शन? 2 क्लोज 88 रेड विद सेक्शन 50 फॉर द कंपनीज एक्ट। तो एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर दे रही है, और पता है एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर दिया 1 शेयर ओनली। हाँ जी, 1 शेयर ओनली। एक शेयर दिया, एक शेयर की कीमत 20 रुपए, एक शेयर दिया भाई। अब मेरा सवाल आपसे ये है, तो क्या ये जो एक शेयर इशू किया है, क्या आईसीडीआर लगेगा? हाँ जी। और क्या ये एक शेयर लिस्ट होगा? हाँ जी, आईसीडीआर लगेगा। और क्या ये एक शेयर लिस्ट होगा? व्हाट इज योर ओपिनियन? लिखिएगा, ये एक शेयर लिस्ट कराना पड़ेगा, मैंडेटरी, बट आईसीडीआर नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि जो भी लिस्टेड कंपनी होती है, जब वो स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है, तो उसके लिए सेबी इशू और स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, स्वेट इक्विटी रेगुलेशंस 2002 सेपरेटली हैं, तो दे आर एप्लीकेबल। तो वो एप्लीकेबल, और आपके कॉर्पोरेट फंडिंग के पेपर में ये रेगुलेशन भी है। आर यू गेटिंग? अब एक लाइन हिंदी में लिख लीजिएगा। एक बार अगर कंपनी लिस्ट हो गई, तो लिस्ट होने के बाद अगर कंपनी एक शेयर भी इशू करेगी ना, एक शेयर किसी को भी इशू करेगी, वो शेयर भी आपको लिस्ट कराना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी। कैन वी से एक बार कंपनी लिस्ट हो गई, फिर फ्यूचर में सारे शेयर कंपनी को लिस्ट करा, बिकॉज नहीं तो कंपनी आधी लिस्टेड आधी अनलिस्टेड, और इसका कोई सेंस बनेगा नहीं। तो दैट इज हाउ आईसीडीआर इज एप्लीकेबल। थोड़ा सा अगर मैं आगे चलूँ इसके अंदर, अब जिन बच्चों ने एसबीई पढ़ा हुआ है, करवाया हुआ है, उस पर बड़ी सारी क्लासेस हमने लगाई आपके लिए। शेयर बेस एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014, रिमेंबर समथिंग? एंड इन दैट वेरी केस, अगर अब कंपनी एसबीईबी इशू करेगी, क्या लिस्ट कराना पड़ेगा? हाँ। आईसीडीआर लगेगा ना? क्या लगेगा? एसबीईबी 2014। आर यू गेटिंग? देखो कैसे सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो गई। अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, व्हेन यू वर्क इन अ लिस्टेड कंपनी, कि यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। बोलो, इसके बिना आप कैसे कैसे काम कर लोगे कंपनी के अंदर?
यस और नो? और मैं आपको सच बताऊं, बिलीव मी, जब आप काम करोगे ना कंपनी में, तो आईसीडीआर के प्रोविजन से ज्यादा ये बेसिक कॉन्सेप्ट काम आएंगे। सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। आर गेटिंग? लोग क्या करते हैं, आईसीडीआर पूरा पढ़ लिया, चैप्टर अंदर से पूरा पढ़ लिया, बेसिक पता ही नहीं कहानी स्टार्ट कैसे हो रही है। आर गेटिंग? किक स्टार्ट पता ही नहीं कहां से होना है, और अंदर की कहानी पूरी इट इज ऑफ नो यूज। आर गेटिंग दिस? आप कंपनी में बैठे हो और आपको पता हो कौन कौन सा लो लगेगा, किताब पढ़कर पढ़ लो, लो में क्या लिखा है वो तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन सबसे पहले किक स्टार्ट कहां से होने वाला है, क्या वो चीज पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सर वो चीज है। आर गेटिंग? तो दैट इज समथिंग हाउ द आईसीडीआर इज एप्लीकेबल। कहां पे एप्लीकेबल है, कहां पे एप्लीकेबल नहीं है। वन क्वेश्चन फॉर यू, लिखिए, स्टिल ऑन द एप्लीकेबिलिटी। एक क्वेश्चन आप दिमाग में आ गया, लिखना जरा। अच्छा, अब आपको आईपीओ एफपीओ में डिफरेंस समझ में आ गया? आर यू श्योर? ये तो तुम्हें पहले भी पता था, थोड़ा सा मैंने बता दिया, थोड़ा और क्लियर हो गया होगा, और अब आप कह रहे हो हमें आईपीओ एफपीओ बिल्कुल क्लियर हो गया। यही बात है। चलो ये टेस्ट करते हैं आपका, कि आपको आईपीओ एफपीओ क्लियर है या नहीं है। लिखिए, दिस अ कंपनी एक्स लिमिटेड having 10 crore share already issued। कंपनी 10 करोड़ शेयर इशू कर चुकी है ऑलरेडी। नाउ कंपनी इज प्लानिंग टू इशू फर्दर शेयर। नाउ कंपनी इज प्लानिंग टू इशू फर्दर शेयर। दैट इज 50 करोड़ शेयर कंपनी और इशू करना चाहती है फर्दर। तो मेरा सवाल ये है, कंपनी ऑलरेडी 10 करोड़ शेयर इशू कर चुकी है और कंपनी 50 करोड़ शेयर और इशू करना चाहती है। तो माय क्वेश्चन फॉर यू, दिस 50 करोड़ शेयर जो कंपनी इशू कर रही है, विल इट अमाउंट टू आईपीओ और एफपीओ? नाउ कितने कह रहे हैं एफपीओ है सर ये? कितने कह रहे हैं आईपीओ है ये? हाँ जी। तो आवाज है तो तुमने निकाल दी थी एफपीओ की। हाँ भाई तू बता। 10 करोड़ शेयर इशू किए थे पहले। लिखिएगा, बिल्कुल सही है। आप इसको आईपीओ एफपीओ नहीं बोलोगे, और अगर आपने आईपीओ एफपीओ ये बोल दिया तो आपके दोनों आंसर गलत है। जिसने भी सोचा भी वो आंसर गलत थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे बोलना था सर कंप्लीट द क्वेश्चन। तो आपको ये पूछना चाहिए था और मुझे ये बताना चाहिए था कि ये 10 करोड़ शेयर आपने किसको इशू किए, ये प्राइवेट प्लेसमेंट था या ये पब्लिक इशू था। तो लिखिएगा, ये 10 करोड़ शेयर आपने इशू किए थे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। और ये वाले जो शेयर तुमने, अब बताओ, अगर ये वाले शेयर तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किए हैं, और तो ये क्या है, आईपीओ या एफपीओ? स्टिल रॉन्ग, स्टिल रॉन्ग। देखो ये बताने के बाद भी स्टिल यू आर कंफ्यूज इन द टू वर्ड्स आईपीओ एंड एफपीओ, स्टिल रॉन्ग। आपको अभी भी ये पूछना चाहिए था, सर प्लीज कंप्लीट योर क्वेश्चन। आप ये बताओ, ये आईपीओ एफपीओ आप किसको दे रहे हो? तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किया था, और ये 50 करोड़ शेयर आप सिर्फ राम को दे रहे हो। व्हाट इज दिस नाउ? स्टिल ये कुछ नहीं है, स्टिल इट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। आर गेटिंग? तो क्या यू हैव टू चेक कि आप किसको शेयर इशू कर रहे हो, किसको शेयर इशू नहीं कर रहे हो। मैं जल्दी से आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट प्लेसमेंट एंड पब्लिक इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट को ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा अभी, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस बताना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज ओके विद यू? एप्लीकेबिलिटी सबको पता चल गई? एप्लीकेबिलिटी को फर्दर समझाने के लिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 आएगा, लिखिएगा, difference between private placement पब्लिक इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक इशू में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बताऊं, प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन बोलो भाई 42, पब्लिक इशू बोलो सेक्शन 29। राइट, राइट डाउन दिस। अगर कोई कंपनी
इफ एनी कंपनी एक साल में, और एक साल भी मैंने गलत ही लिख दिया, एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 200 लोगों को, अप टू 200 लोगों को इन एग्रीगेट, पता है ये शब्द कितना खतरनाक शब्द है एग्रीगेट, और इस शब्द की कितनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। और इस एग्रीगेट शब्द ना होने की वजह से 1956 में स्कैम हो गया था, वो 10-20 हजार करोड़ का बताया होगा आपको, उसमें भी फैक्ट्स बताए होंगे कि कब कितना था। तो 200% को अगर आप ऑफर करो एक फाइनेंशियल ईयर में, देन इट बिकम अ प्राइवेट प्लेसमेंट। और अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा लोगों को ऑफर कर दो, तो इट बिकम अ पब्लिक इशू। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो, एक फाइनेंशियल ईयर में 200 से ज्यादा को ऑफर करोगे, 200 से ज्यादा कितना हो गया, 201। एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च 201 को इशू कर दिया, इट बिकम्स अ पब्लिक इशू, एल्स इट बिकम्स अ प्राइवेट प्लेसमेंट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और अगर वो पब्लिक इशू है तो 29 लगेगा, अगर वो पब्लिक इशू है तो 40 लगेगा, कंपनी विल बिकम अ लिस्टेड कंपनी, कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाएगी। लिखिए एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको, देखिए सी, आप मुझे बताओ ये एक फाइनेंशियल ईयर है, ये इसको एक काम करते हैं, सब सोच के बताएं। दिस इज वन फाइनेंशियल ईयर, कंपनी यहां पे 70 लोगों को शेयर ऑफर करती है, व्हाट इज दिस? प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर कंपनी यहां पे 70 लोगों को शेयर ऑफर करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर कंपनी यहां पे 70 लोगों को शेयर ऑफर करती है, पब्लिक इशू। कोई बताएगा अब ये पब्लिक इशू क्यों है? एक फाइनेंशियल में इन एग्रीगेट क्या मोर देन 200 जैसे ही हो जाएगा, इट बिकम अ पब्लिक इशू, हाँ या ना? तो क्या यहां ईसीडीआर यहां लगेगा, यहां लगेगा, क्या यहां लग जाएगा? यस, दैट वाज द क्वेश्चन यू आर आस्किंग, क्या सारे प्रोविजन यहीं एप्लीकेबल हो जाएंगे क्या? क्योंकि यू आर क्रॉसिंग मोर देन 200 एट दैट प्लेस, तो ये होने वाला है। लेकिन मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एक कंपनी एक्स लिमिटेड है सर, आप उसके सीएस हो, क्या तुम ऐसा होने दोगे? और अगर तुमने ये होने दिया तो यू आर स्टूपिड, सोचने वाली बात है। और स्टूपिड तो बात की बात है, डायरेक्टर तुम्हें वैसे थप्पड़ मार के निकाल देगा। आप मुझे बताओ ये क्या तुम होने दोगे क्या 210? नो, क्योंकि तुम्हें पता है जैसे ये पब्लिक इश्यू में आएगा, आईसीडीआर, एलओडीआर, एससीआरए, सेबी एक्ट, डिपॉजिट, सारे ड्रामे लग जाएंगे। तो बेफालतू में व्हाट इज एडवाइजेबल, 60 करो, व्हाट इज एडवाइजेबल, 60 करो। यहां पे 70 करने का कोई मतलब ही नहीं है। और सुन लो, वैसे तो एक फाइनेंशियल ईयर में अप टू 200 को देते हो तो प्राइवेट प्लेसमेंट है, और 201 को देते हो तो एज लीगली पब्लिक इशू क्या माना जाता है? ये लाइन बड़े ध्यान से सुनना, लीगली पब्लिक इशू क्या माना जाता है? 201 को देना, एग्री? आई रिपीट, लीगली पब्लिक इशू क्या माना जाता है? 201 को देना, एग्री? बट नोबडी कम्स टू ऑफर शेयर टू 201%. It would be a big stupidity. Have you understand what I am telling you? लीगली 201 इज अ पब्लिक इशू। वो प्राइवेट प्लेसमेंट में लॉजिक बताया था कि 201 को पब्लिक इशू क्यों बनाया, बिकॉज ऑफ द सहारा स्कैम। वो अब उसी सेक्शन 42 में बताऊंगा सहारा स्कैम क्या था। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आप अपनी कंपनी को एडवाइस कर दोगे कि 201 को शेयर इशू करो? नो, क्योंकि एक बंदे को फालतू देने का मतलब दुनिया भर की परेशानी मोल ले लेना। आर गेटिंग? इसलिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग 201 इज अ पब्लिक इशू, बट जब भी कभी कोई कंपनी पब्लिक इशू लाती है तो वो दैट कंपनी इनवाइट एंटायर इंडिया कि कोई भी आके हमारे शेयर खरीद लो। लीगली स्पीकिंग 201 इज अ पब्लिक इशू, बट प्रैक्टिकली nobody will offer to 201% because it is a big stupidity. So what is advisable? Whenever you want to come with public issue, advise invite entire India, जो मर्जी आके हमारे शेयर खरीद लो, that is practically public issue. Are you getting this? अब मैं पूछता हूं, you are asking कॉन्ट्रावेंशन कौन करेगा? कॉन्ट्रावेंशन पागल ही होगा वो, तो जो 201 को ऑफर करवा देगा एक साल में। रिगेटिंग? तो प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कोई करेगा, और करेगा तो मैं आंसर दे चुका हूं आपको, सारी दुनिया के लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। होप इट इज ओके। समझ में आ रही है आपको एप्लीकेबिलिटी कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, डिफरेंस समझ में आया दोनों में क्या है? दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट अप टू 200, मोर देन 200 इज अ पब्लिक इशू, बट 201 के साथ कभी कोई नहीं आएगा।
बिकॉज सारी दुनिया को ही लोग इनवाइट करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में एक बात बताओ, देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, लिख लो इसे कहीं पे भी। देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड, कंपनी ने पूरे इंडिया को इनवाइट किया, पूरे इंडिया को इनवाइट किया, हमारे शेयर खरीद लो, हम शेयर बेचने आ रहे हैं, हमारे शेयर खरीद लो। ठीक है ना? लेकिन पता क्या हुआ, इंडिया से सिर्फ 7 लोग आए, हम खरीदेंगे तुम्हारे शेयर, और कंपनी ने 7 लोगों को शेयर अलॉट कर दिए, ओनली 7, क्योंकि खरीदने कितने आए? 7 लोग, और उनको ही अलॉट कर दिए। नाउ टेल मी, इज इट पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट? इट विल अमाउंट टू पब्लिक इशू और द प्राइवेट प्लेसमेंट। तुमने अलॉट कितने को किया? 7 को, 200 से कम को। तो पब्लिक इशू मानूं या प्राइवेट प्लेसमेंट मानूं? कितने कह रहे हैं पब्लिक इशू है? सर लिख लेना, अलॉटमेंट किसको होती है? डजंट मैटर। ऑफर चेक करना है मोर देन 200, और मैंने बोला पूरी इंडिया को इनवाइट कर रहे हो तो ऑफर 135 करोड़ लोगों को दिया गया। पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट? सर अगर ये ना हो तो देश बर्बाद हो जाएगा। देखो करके दिखाता हूं कैसे। सी, इंडिया को इनवाइट करेगी हर कंपनी, बोलो, आईसीडीआर लगेगा ही नहीं, आईसीडीआर लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम बोलेंगे अलॉटमेंट जितनी होगी तब देखेंगे कि 200 से ज्यादा है या नहीं है। पूरा अच्छा, अलॉटमेंट तो लास्ट में होती है, और मान लो सारी इंडिया ने इनवाइट किया और आप 1 लाख लोगों को अलॉटमेंट कर रहे हो, पैसे आ गए, सब कुछ हो गया, और लास्ट पे अब जब अलॉटमेंट करने का टाइम आया तो कंपनी बोली चलो अब आईसीडीआर लगा लो। सभी बोलेगा अब क्या लगाया, अब तो हो गया। तो आईसीडीआर तो कभी लग ही नहीं पाएगा। इसलिए सोच समझकर कंपनीज एक्ट में कॉन्सेप्ट अलॉटमेंट का नहीं रखा, ऑफर का रखा। अगर ये अलॉटमेंट हो जाती कंपनीज एक्ट में तो शायद ये आईसीडीआर कभी जन्म नहीं ले पाता, ये वैसे ही मर जाता जन्म से पहले ही। तो बट लॉ मेकर ने दिमाग लगाया, भाई अलॉटमेंट मत लिखो, क्या लिखो? ऑफर। तो दैट इज अ बेटर प्रोविजन बाय द लॉ मेकर। So that is something difference between the public issue and the private placement, and the concept number 2 is over. अच्छा एक बात बताओ, हम लोग एक बात कर रहे थे, लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 3। 2 कॉन्सेप्ट हो गए हैं, कॉन्सेप्ट 3 लिखिए। और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं आईसीडीआर में, ये बताओ ये क्या लिखा था? Whenever company comes with public issue तो उसे क्या कराना पड़ेगा? अपने शेयर लिस्ट कराने पड़े, लिखना। Whenever company comes with public issue, whenever company comes with public issue, मैंडेटरी बच्चों या ऑप्शनल? इज इट मैंडेटरी और ऑप्शनल? मैंडेटरी। क्या मैंडेटरी? कि उसे अपने शेयर क्या कराने पड़ेंगे? लिस्ट। कहां पे बोलो? स्टॉक एक्सचेंजेस। नाउ हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस वी हैव? दिखाई थी सेबी की वेबसाइट पे, दिखाया था कभी? वैसे वो 18-19 स्टॉक एक्सचेंजेस थे पहले, बट अब 6 रह गए हैं। और 6 स्टॉक एक्सचेंजेस में से जो सबसे जिसके पास ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी है वो 2 ही हैं, दैट इज एनएससी, बीएससी। रिगार्डिंग दिस, अच्छा जब मैं बोलता हूं एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब मैं ये कहता हूं कि इंडिया में 6 स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये 6 स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंजेस की बात हो रही है। आई थिंक लास्ट क्लास में आपको बताया था, कमोडिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट, सब बता दिया था ना ये। तो मैं आपको ये बता दूं एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा। हिंदुस्तान में 6 स्टॉक एक्सचेंज है जो सिक्योरिटीज मार्केट से डील करते हैं, कुछ 3-4 स्टॉक एक्सचेंजेस और हैं जो कमोडिटी मार्केट से भी डील करते हैं। एंड वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज दैट डील्स विद द कमोडिटी मार्केट इज एमसीएक्स, नाम सुना होगा आपने। तो मैं जब ये 6 का नाम ले रहा हूँ, ये कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? सिक्योरिटी से जो ट्रेड करते हैं, कमोडिटी वाले अलग हैं रिगार्डिंग दिस। और सबसे ज्यादा जो फेमस है स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, दैट इज एनएससी एंड द बीएससी, और दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एंड जो एनएससी है, अच्छा व्हेनेवर कंपनी कम्स विद पब्लिक इशू, it is mandatory to list your security on how many stock exchange? Only one, only one। सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना आपके लिए मैंडेटरी, ओनली वन स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन एक चीज याद रखना, दैट वन स्टॉक एक्सचेंज
दैट वन स्टॉक एक्सचेंज शैल हैव ऑनलाइन ट्रेडिंग फैसिलिटी। यानी इसका मतलब ये हुआ आपको एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना पड़ेगा, या तो एनएससी पे हो जाओ या बीएसई पे। क्या आप दोनों पे हो सकते हो? दोनों पे लिस्ट होना अलाउड है, डेफिनेटली अलाउड है। और इसको अगर आप हो जाते हो तो इसको बोलते हैं मल्टीपल लिस्टिंग। अच्छा एक बात और बताओ, व्हाई कंपनी गेट लिस्ट ऑन बोथ द स्टॉक एक्सचेंजेस? व्हाई? हाँ जी। अच्छा एनएससी बीएससी को नाम दे देते सेकेंडरी मार्केट। हाँ, और याद है स्टॉक एक्सचेंजेस हैव टू सेगमेंट, कैश, डेरिवेटिव्स, बता दिया था लास्ट क्लास में। अच्छा इसी को मल्टीपल लिस्टिंग बोल दिया जाता है। अच्छा व्हाई कंपनी गेट लिस्ट ऑन बोथ द स्टॉक एक्सचेंजेस? मोर ट्रेडिंग, मोर लिक्विडिटी। एक चीज वो लिख लेना, वही कंपनी बेस्ट है जिसकी अंदर ट्रेडिंग होती हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस सर। वही कंपनी बेस्ट मानी जाएगी जिसके अंदर क्या होती है? ट्रेडिंग। जिस कंपनी में ट्रेडिंग नहीं होती वो कंपनी बकवास कंपनी होती है। सिर्फ वही कंपनी बेस्ट मानी जाती है जो जिस कंपनी में ट्रेडिंग होती है। एक छोटा सा सवाल और आ गया, हमारे देश में अभी अभी बताया कितनी कंपनी लिस्टेड कंपनी है? अप्रोक्सीमेटली 10,000 लिस्टेड कंपनी। अब है ना, ये कोई इसको 8,000 बता देता है, कोई 6,000 बता देता है, कोई 14,000 बता देता है, कोई 12,000 बता देता है। अप्रोक्सीमेटली 10-1,000 कंपनी होंगी जो लिस्टेड कंपनीज है। अब अब ये सवाल है, इन कंपनी तो लिस्टेड हो गई 10,000, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कितनी कंपनीज में ट्रेडिंग होती होगी? कंपनी 10,000 है, ट्रेडिंग कितनी कंपनी में होती होंगी? तो आपको जान के ये अजीब लगेगा, 10,000 कंपनी में से सिर्फ चुनिंदा कंपनी है जिसमें ट्रेड होता है, हर कंपनी में ट्रेडिंग नहीं होती। और मैं आपको बता दूं 10,000 में से 100-200 कंपनी ऐसी हैं जिसमें फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग होती है, मतलब डेली बेसिस पे। फ्रीक्वेंटली अभी के लिए समझ लो, डेली बेसिस पे ट्रेडिंग 100-150 कंपनी ऐसी होंगी 10,000 में से। बाकी कंपनी तो ऐसी हैं जिसमें एक एक महीने ट्रेडिंग नहीं होती। आर गेटिंग दिस? और मैं एक चीज और बताऊं, आप आज जाके देख लेना सीएनबीसी आवाज, मैक्सिमम ट्रेडिंग कौन सी कंपनी में हो रही है पता है? सेंसेक्स की। रिलायंस से आगे बढ़ो दोस्तों, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, थोड़ा वो आगे बढ़ो इनसे। सेंसेक्स की 30 कंपनीज, निफ्टी की 550 कंपनीज। तो कैन वी से इन कंपनीज में मैक्सिमम ट्रेडिंग होती है। और ये मैं आपको बताऊं, ये 30 और 50 कंपनी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ऐसा नहीं है ये 30 अलग है और वो 50 अलग है। एंड कैन बी से आप मान लो ये 50 एक कंपनी ऐसी हैं जिसमें फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग, तभी तो ये सेंसेक्स और निफ्टी का पार्ट है। और गेटिंग दिस? तो और बाकी कंपनी में फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग होती भी नहीं है, पता नहीं 2-4-5 दिन में एक बार। और आपको मैं बताऊं, सीएनबीसी आवाज पे आज चैनल पे आप देखना, नीचे इन्हीं कंपनी के नाम आ रहे होंगे, आप जाके चेक कर लेना। हाँ कुछ कंपनी ऐसी जरूर हो सकती है जो इनका पार्ट नहीं है लेकिन उनमें अच्छी ट्रेडिंग होती है, ये भी देखने को मिलता ही है, लेकिन वो भी बहुत कम ही कंपनीज होंगी। तो बहुत कंपनी में फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग होती नहीं है। कौन सी कंपनी बेस्ट मानी जाती है? जिसमें ट्रेडिंग हो रही है। सर जो ट्रेडेड कंपनी है दैट इज ऑलवेज अ बेस्ट एंड बेटर कंपनी। तो दैट इज समथिंग कॉन्सेप्ट नंबर 3 कि कंपनी कैसे ट्रेडिंग है, क्या है, क्यों है, कैसे है। हाउ मेनी कॉन्सेप्ट नाउ वी डिस्कस्ड? 3 लिखो। कॉन्सेप्ट 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिखेगा, इशू। देखिए ये इशू क्या है। अब पब्लिक इशू, जब कंपनी पहली बार पब्लिक इशू लाती है दैट इज आईपीओ बताया, दैट इज एफपीओ ये भी बताया। लिखना दूसरा पॉइंट ऐड करें, जब आप आईपीओ एफपीओ लाते हो तो इनके लाने के 2 तरीके हैं, फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल। तो आईपीओ और एफपीओ लाने के 2 तरीके हैं, फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल। समझ में आता है ऑफर फॉर सेल क्या है? हाँ, और फ्रेश इशू क्या है? मैं आपको बताऊं दैट ऑफर फॉर सेल ये लेकर आई कोल इंडिया लिमिटेड।
और हमने बोला कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी कितने रुपए का? कुछ 14,000 करोड़ रुपए का, 14,000 करोड़ रुपीस, एंड दैट वाज प्योरली ऑफर फॉर सेल। वो ऑफर फॉर सेल था। दैट वाज ऑफर फॉर सेल। और अभी तो ये भी बातें आ रही हैं दैट LIC इज ऑल्सो कमिंग विद द आईपीओ। LIC भी एक आईपीओ लेकर आएगी, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेट्स सी। और बता रहे हैं कि वो बहुत बड़ा आईपीओ होने वाला है। लेट्स सी। अच्छा, जो फ्रेश इशू, मैं फ्रेश इशू आईपीओ का एक एग्जांपल दूंगा आपको, दैट इज रिलायंस पावर। रिलायंस पावर, और ये रिलायंस पावर किसकी कंपनी थी मालूम? छोटे की, अनिल अंबानी भाई की। और तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आया। 10-1,000 करोड़ का आईपीओ आया, और क्या गालियां पड़ी बंदे को, क्या बताऊं मैं, अभी तो खैर नहीं बता रहा। तो ये आईपीओ फ्लॉप हो गया। ये 10,000 करोड़ का आईपीओ फ्लॉप आईपीओ माना गया। मतलब पैसा तो आ गया था। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये आईपीओ रिलायंस पावर, इट गेट ओवर सब्सक्राइब्ड। यू गेट अमेज, 72 टाइम्स। 72 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ, 72 टाइम्स। और उसके बाद भी, मतलब कैन यू इमेजिन दिस, 72 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ, और उसके बाद भी ये इस शेयर की पिटाई बहुत हुई। ये आईपीओ बर्बाद हो गया, लोग बर्बाद हो गए इस आईपीओ के अंदर। इसका भी कारण था, मैं बताऊंगा आपको कि ये 72 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ क्यों, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। बड़ा सॉलिड रीजन था इसके पीछे। और इसके पीछे रीजन था लड़ाई, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की लड़ाई इसका कारण था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर ने पैसा लगाया। ऐसा ऐसा लगने लगा था लोगों को, क्योंकि मुकेश अंबानी अनिल अंबानी का ना बंटवारा हो गया था, तो सारी जनता को लगा बड़े भाई ने छोटे भाई को धोखा दे दिया, क्योंकि बंटवारे में ना कुछ प्रॉपर्टी कम मिली थी अनिल को। तो सब किसके अगेंस्ट हो गए? मुकेश के अगेंस्ट, कि बड़े भाई ने छोटे भाई से धोखा किया। इंडिया इज कंट्री ऑफ इमोशनल फूल्स। और उनके सारे सेंटिमेंट किसके साथ जुड़ गए? छोटे के साथ। और सब बोलने लगे अनिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और क्या साथ दिया? 10,000 करोड़ का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब करवा दिया 72 गुना। तो पूरी स्टोरी है इसकी कि भाई क्यों हुआ। अच्छा, फिर शेर पिटा क्यों? और फिर इन्हीं लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, इंडियंस ने, ये अनिल अंबानी बेकार है, मुकेश ही ठीक है। तो ऐसा भी क्यों हुआ, शेयर पिटा क्यों, पूरी स्टोरी है इसके पीछे। तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस पावर, व्हाट हैपेंड एनीवेज। अच्छा, जब आप ये शेयर इशू करोगे, फ्रेश इशू या ऑफर फॉर सेल के जरिए, तो फ्री में इशू करोगे या कोई प्राइसिंग, कोई पैसे लोगे? तो हिंदुस्तान में आईपीओ के प्राइस तय करने के 2 मेथड हैं। ये 2 प्राइसिंग मेथड, मालूम? ये 2 प्राइसिंग मेथड। और वो 2 प्राइसिंग मेथड लिख लीजिएगा। वो 2 प्राइसिंग मेथड कौन कौन से हैं? दैट इज वन बोलो, एफपीआई, फिक्स प्राइस इशू। क्या ये आज भी है या ये खत्म हो गया? ये आज भी है सर। और एक है अपना बीबीएम। बीबीएम मतलब बुक बिल्डिंग मेथड। तो दोनों 2 चीजें हैं, फिक्स प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग मेथड। तो ये 2 पॉइंट है। अच्छा, एफपीआई तो दैट पहले ही से था, फिक्स प्राइस इशू। तो बुक बिल्डिंग मेथड ये स्टार्ट हुआ इंडिया में फ्रॉम द ईयर 2000। ईयर 2000 मतलब पहले से ही बीबीएम नहीं था, इट स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम 2000। कोई बता, मालूम है बीबीएम क्या होता है? बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है? बिडिंग्स लगती हैं, शेयर का प्राइस फिक्स होता है, एंड आई एम टेलिंग क्या इट हेल्प्स द इन्वेस्टर। बट मैं आपको बता दूं, इट इज फ्रॉम माय ओपिनियन इट इज जस्ट अ इल्यूजरी कॉन्सेप्ट। इट इज जस्ट अ इल्यूजरी कॉन्सेप्ट। मैं आपको बताऊंगा कि ये इल्यूजन कैसे है। तो हमें लगता है कि ये बीबीएम पता नहीं क्या, कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है होगा, लेकिन आप देखना ये बस इल्यूजन है। ये बस एक दिखाया जा रहा है कि भाई बहुत फायदा हो रहा है, होता कुछ भी नहीं है। आप खुद बोलोगे बात तो सही कह रहे हो सर। अच्छा, ये पता है बीबीएम भी 2 तरीके की है, नॉर्मल बीबीएम, ऑल्टरनेट बीबीएम। तो इसके बारे में बात करेंगे, नॉर्मल बीबीएम क्या है, ऑल्टरनेट बीबीएम है। अच्छा, उसके बाद कोई भी कंपनी जब पब्लिक इशू लाएगी, एफपीआई लाएगी, बीबीएम लाएगी, फ्रेश लाएगी, ऑफर फॉर सेल लाएगी, आईपीओ लाएगी, एफपीओ लाएगी, तो लिखेगा दैट
company has to satisfy some eligible condition. कुछ एलिजिबल कंडीशन आपको सेटिस्फाइड हमेशा करनी पड़ेंगे. तो जब आप वो एलिजिबल कंडीशन सेटिस्फाइड कर दोगे, ओनली देन यू कैन कम विद द पब्लिक इशू. आर यू गेटिंग? यानी आईसीडीआर स्टार्ट कर, और पता है ये जो बना दिया यही आईसीडीआर है. आईपीओ, एफपीओ, फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल, एफपीआई, बीबीएम और सम एलिजिबल कंडीशन, यही क्या है? यही पूरा का पूरा आईसीडीआर आपके सामने एक चार्ट में है. एंड देन इसी के अंदर एक एक करके, अब आईपीओ एफपीओ तो बता दिया, फिर फ्रेश इशू क्या है, ऑफर फॉर सेल क्या है, एफपीआई क्या है, बीबीएम क्या है, एंड एलिजिबल कंडीशंस क्या हैं टू कम विद द पब्लिक इशू. इन्हीं चीजों से इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. आर यू गेटिंग दिस? तो दैट इज वी हैव स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईसीडीआर. थैंक यू.